हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक न्यू ड्रामा के साथ जो कि एक फैंटेसी और फिक्शनल ड्रामा है। ये ड्रामा अभी रिसेंट में ही रिलीज हुआ है, सो आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग एक नरेशन के साथ होती है कि एक टाइम था जब तामरा की धरती पर सब लोग शांति के साथ रहते थे, पर ये शांति ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाई और भगवानों और इंसानों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। जिस चीज को एक पर्सन हमेशा से ही नोटिस करता आ रहा था, देवताओं के 46 बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके ये सब कुछ शांत हुआ। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल और एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि इन कपल को बताता है कि मॉन्स्टर्स हेल के गेट से बाहर ना आ पाए, इसलिए भगवानों ने अपने 46 बच्चों को दोल हरिबंग में कन्वर्ट कर दिया और गेट ब्लॉक कर दिया। मैं आपको दोल हरिबंग के बारे में बता देती हूँ कि एक तरह का स्टैचूज होते हैं पत्थर के, जो कि जीजू आइसलैंड में साउथ कोरिया में पाए जाते हैं। वहाँ के लोग इन्हें अपना भगवान मानते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस को प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी देते हैं और डीमन से उनकी रक्षा करते हैं। मूविंग ऑन, ये लोग माउंटेन्स चढ़कर दोल हरिबंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर फोटोज क्लिक कराने होते हैं। इन लोगों को ये प्लेस बहुत ज्यादा पसंद आता है। फोटोग्राफर को यहाँ का एटमॉस्फेयर देख करके थोड़ा सा डाउट तो होता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये दोनों इन स्टैचूज को टच करने लगते हैं और तभी आसपास से नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है और वो स्टैचूज धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। इनके टूटते ही ये कपल डर जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं, जिनमें से एक काला धुआं निकलता है और इन दोनों को पजेस कर लेता है। तभी ये दोनों खांसते हैं और इनमें से कीड़े बाहर निकलते हैं। यहाँ ये कैमरामैन कैमरा सेट कर देता है और वो देखता है कि वो कपल वहाँ पर नहीं है। तभी उसे अपने आसपास बहुत ही अजीब सी वाइब फील होती है और वो अपने पीछे ग्रूम को देखता है जो कि बिल्कुल डीमन बन गया था। वो डीमन उस पर अटैक कर देता है जो कि एक कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। तभी एक पर्सन अपने चाकू से उस डीमन को मार देता है और ये पर्सन इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम है वान। ये एक डीमन स्लेयर है, डीमन स्लेयर जो कि डीमंस को मारकर ह्यूमंस की रक्षा करते हैं। अगले सीन में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक पिक्चर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाल हो रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और एक प्रीस्ट दूसरे प्रीस्ट से कहता है कि जाओ और जियोवानी को बुलाकर लेकर आओ। यहाँ हम अपने ड्रामा के एक और मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है प्रीस्ट जोहान, जो कि यहाँ पर एक लड़की पर एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है। एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की प्रोसेस। ये भूत इससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, जिस पर जोहान बड़ी ही स्टाइल में कहता है कि रुक जाओ, मैं वही कर रहा हूँ। और ये अपने हेडफोन्स पहनकर बहुत ही कूल माइंड से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है और बहुत ही हॉट लग रहा होता है बाय द वे। तभी वो प्रीस्ट इनको फादर जियोवानी कहकर बुलाता है और उससे कहता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर जोहान उस लेडी के अंदर से उस भूत को भगा देता है। नेक्स्ट सीन में जोहान उस पिक्चर को आकर देखता है जिसका लाल निशान पहले से और भी ज्यादा लाल हो गया होता है। वो पूछता है कि ये लेडी कौन है, तो प्रीस्ट बताते हैं कि जब दुनिया में हर तरफ बुराई छा गई थी तो ये वुमन हमारी इकलौती होप और हमारी इकलौती सेवियर थी, पर ये अपना मिशन फुलफिल नहीं कर पाई और उससे पहले ही मर गई। तो जोहान उस पिक्चर में उस आदमी को देखकर कहता है कि इस आदमी ने इन्हें मारा है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ, ये आदमी आज भी जिंदा है और यहीं कहीं आइलैंड पर है। वो कहते हैं कि ये पिक्चर पर ये लाल निशान साइन है कि दुनिया में इविल शक्तियाँ फिर से बढ़ती जा रही हैं। तो जोहान कहता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि हमारी न्यू सेवियर हमें मिल गई है और हमने काफी टाइम से उस पर नजर रखी हुई है। वो उसे एक और पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि उसका फेट उसे अपने आप इस आइलैंड पर वापस ले आएगा, तो आप वहाँ पर जाओ और उसकी हेल्प करो इस दुनिया को बचाने में, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं। फिर हम अपने ड्रामा की फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम है वॉन मीहो। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है और अपने होटल के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि इसका होटल और दाहियान ग्रुप बहुत ही लॉस में चल रहा होता है। एक जर्नलिस्ट इससे थोड़ी सी बदतमीजी करता है तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा के दो और कैरेक्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी कांग और बटलर चैंग। मीहो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा क्लोज है और ये सब यहाँ बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर मीहो की आंटी आती है जिन्हें देखकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आंटी मीहो से कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारी आंटी हूँ और इस दायान होटल की ओनर, तो तुम मेरे होटल के मामलों में दखल क्यों दे रही हो? तो मीहो कहती है कि लास्ट ईयर 17% नेगेटिव ग्रोथ हुई है और इस साल 22%, और दाहियान होटल सिर्फ एकमात्र होटल है जिसकी हर साल नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो आंटी कहती है कि ये सब मैं देख लूंगी, ये मेरा होटल है। तो मीहो कहती है कि शायद आप भूल गई हो, 40% शेयर होटल के दाहियान ग्रुप के पास है, 25% शेयर मेरे फादर के पास, 17% आपके पास और 18% शेयर मेरे पास है। मैं अपने फादर की इकलौती बेटी हूँ और उनकी सक्सेसर भी, तो हर ग्रुप पर नजर रखना मेरा काम है। जिस बात पर आंटी चिढ़ जाती है और बहुत ही
क्रीप वे में कहती है कि अगर तुमने एक बार भी कुछ किया ना तो देख लेना, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीहो और सेक्रेटरी कार में होते हैं, जहाँ दो गुंडे जानबूझकर इनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देते हैं और दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है। सेक्रेटरी बाहर निकल के इन दोनों को डांटने लग जाता है तो ये दोनों सेक्रेटरी से बदतमीजी करने लगते हैं। मीहो बाहर आकर इन लोगों से माफी मांगती है और सेक्रेटरी से भी माफी मांगने के लिए कहती है, पर उसके बावजूद भी ये दोनों सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करते हैं, जो मीहो से सहन नहीं होता और मीहो उनमें से एक बंदे को उठाकर पटक देती है, जिस चीज को दूसरा बंदा रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन ये वीडियो आग की तरह फैल जाती है और लोग मीहो और दाहियान ग्रुप को बायकॉट करने लग जाते हैं। मीहो अपने फादर के पास जा रही होती है, जहाँ उसकी आंटी बाहर ही होती है, जिनसे वो कहती है कि ये आपका काम है ना। तो वो आंटी कहती है कि जाओ जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे पापा बहुत नाराज हैं। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट गिर गई है और दाहियान ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ है और पता नहीं कितने पैसे लगेंगे इस लॉस को भरने के लिए। वो कहती है कि ये सब आंटी ने किया है, तो उसके पापा उसे डांट देते हैं और बटलर से कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर बटलर कहते हैं कि मैं ऑलरेडी एक हैंड रिटन अपॉलॉजी दे चुका हूँ। और मीहो से कहते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए सब कुछ छोड़ करके कहीं और चले जाइए, जिस पर मीहो कहती है कि अगर मैं ऐसे ही चली गई तो लोग सोचेंगे कि इसमें मेरी गलती है और मैं डरकर वहाँ से भाग गई। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो अपने एक और सेक्रेटरी को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि उन दो आदमियों का पता लगाओ जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तभी वहाँ पर बटलर आकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि तुमने क्या पटका उसे, मुझे बहुत पसंद आया। जिस पर मीहो कहती है कि आपने ही तो मुझे सिखाया है। फिर वो कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी ना, जिस पर मीहो कहती है हाँ। जिस पर वो कहते हैं कि कैसा होगा अगर आप स्कूल में पढ़ाओ। तो मीहो कहती है कि क्या आप सीरियस हो क्या। और नेक्स्ट सीन में मीहो सेक्रेटरी के साथ प्लेन में होती है और काफी फ्रस्ट्रेट बैठी होती है। सेक्रेटरी खराटे ले रहा होता है, जिसका मुंह मीहो बंद करने लगती है। तो वो उठकर कहता है कि क्या मैं खराटे ले रहा था क्या। और इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर बहुत ही प्यारा दिखाया गया है। बाय द वे वो सोचने लगती है कि बटलर ने उसको जीजू आइसलैंड जाने के लिए बोला था, जिस पर उसने कहा था कि मैं चली तो जाऊंगी लेकिन मैं तामरा हाई स्कूल जाऊंगी पढ़ाने के लिए। एयरपोर्ट में रिपोर्टर्स मीहो को घेर लेते हैं, जिससे सेक्रेटरी उसे बचाता है और उसे कार कीज देता है और उसे भागने के लिए बोलता है। मीहो जैसे ही जीजू आइसलैंड में एंटर होती है, उसे एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है और यहाँ पर एक और लेडी को भी कुछ फील होता है। मीहो पार्किंग लॉट में जाती है अपनी कार लेने के लिए, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो देखने लगती है तो यहाँ पर ये वही ब्राइड होती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, और ये डीमन बन गई होती है और यहाँ किसी इंसान को खा रही होती है। मीहो उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो डीमन उसे देखकर कहती है कि ओ तो ये तुम हो, और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, जिससे मीहो बहुत ही बुरी तरह डर जाती है। मीहो उससे बचने के लिए बहुत दूर तक भागती है, पर वो डीमन उसका पीछा नहीं छोड़ती। बचने के लिए मीहो एक ट्रक में छिप जाती है, पर वो डीमन उस ट्रक को भी हाथ डालकर तोड़ने लग जाती है। वो डीमन ऑलमोस्ट मीहो तक पहुंचने वाली थी, जिस चीज से मीहो बहुत बुरी तरह डर जाती है, पर एंड मोमेंट पे वान उस डीमन पर अटैक कर देता है। इन दोनों की लड़ाई होती है और वान इस डीमन को बहुत मारता है, जिसे मीहो भी देख लेती है और वान भी मीहो को देखता रह जाता है। वान इस डीमन को एंड में मार देता है और फिर ट्रक का दरवाजा खोलकर मीहो को ऐसे देखता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता है। मीहो को वान को देख करके फिर से कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो बेहोश हो जाती है। रात में मीहो की आंख खुलती है और वो सेक्रेटरी से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था और मैं कहाँ थी और वो ब्लैक सूट वाला पर्सन कहाँ है, क्या तुमने किसी ब्लैक सूट वाले आदमी को देखा। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा, पर आप पार्किंग लॉट में बेहोश पड़ी थी और ट्रक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। वो बाहर आकर उस प्लेस को देखती है जो कि बहुत ही सुनसान इलाका होता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि यहाँ तक कोई भी रिपोर्टर नहीं पहुँच पाएगा, तो आपके लिए यही सही है। नेक्स्ट सीन में हम वही लेडी को देखते हैं जो कि वान के साथ होती है। वो लेडी वान से कहती है कि कल मुझे एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ और धरती कांप रही थी और चारों तरफ से हवाएं चल रही थी। वो बच्ची यही है ना, क्या वो पहले की तरह ही दिखती है। जिस पर वान कुछ नहीं कहता। तो वो कहती है कि क्या उसने तुम्हें पहचाना। तो वान मना कर देता है, जिस पर वो कहती है इसका मतलब वो अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं है। पर वो यहाँ तामरा में क्या कर रही है। जिस पर वान कहता है कि तामरा ज्यादा दूर नहीं है, क्या पता ऐसे ही आई हो। वो कहता है कि कल लस डीमन ने उस पर हमला किया। तो वो लेडी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसके यहाँ आने से खुश नहीं हो। और सीन एंशिएंट टाइम में चला जाता है, जहाँ पर लस डीमंस ने सारी विलेज के लोगों को मार दिया था, पर सिर्फ एक बच्चा बच गया था, जिसे कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। अंदर एक आदमी जॉन ग्रियोंग से कहता है कि ये बच्चा हमले के बाद भी बच गया और इसकी पूरी फैमिली मर गई है। 5 दिन बाद लाल चांद आएगा तो हम वो प्रोसेस तब कर सकते हैं। तभी वहाँ पर वही लेडी जो वान के साथ थी, वो वहाँ आकर उनसे कहती
कहती हैं कि प्लीज ये सब मत करो। इनका नाम बेकजू है और वो कहती हैं कि आप फिर से बच्चों को डीमन स्लेयर बनाना चाहते हो। आप कितनी बार ये कर चुके हो पर कोई फायदा नहीं होता और कितने इनोसेंट बच्चों की जान लोगे आप। प्लीज ये सब करना बंद कर दो। जिस पर जॉन ग्रेयोंग कहते हैं कि अगर मैं ये ना करूँ तो क्या हमारे पास कोई और तरीका है? लस्ट डीमंस ने सारे विलेज के लोगों को मार दिया तो हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रात में ये लोग सारे बच्चों को लेकर के काल कोठरी में जाते हैं जहाँ पर हम सब पहली बार लस्ट डीमन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। सब बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं सिवाय एक बच्चे के जो कि वान था। इन लोगों ने लस्ट डीमन को बांध रखा था। जॉन ग्रेयोंग बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें पता है ये कौन है? ये एक इवल स्पिरिट है जो कि शुरुआत से धरती पर है। इसका नाम है लस्ट डीमन। इसने बहुत लोगों की जानें ली हैं और इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकते पर तुम कर सकते हो अगर तुम सहन कर पाओ तो। उसके बाद एक आदमी लस्ट डीमन का ब्लड निकालता है और ये लोग सभी बच्चों की पीठ पर चाकू मारकर उस डीमन का ब्लड उनके अंदर डाल देते हैं। ये सीन लिटरली बहुत ही पेनफुल होता है। बच्चों को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो बहुत ही बुरी तरह चिल्लाते हैं। अगले दिन सब बच्चे मर जाते हैं, बस 2 बच्चे बचते हैं जो सहन कर पाते हैं और जॉन ग्रेयोंग इन दोनों को डीमन स्लेयर बना देते हैं। इनमें से एक का नाम वान, दूसरे का गुंगतान रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे खून में लस्ट डीमन का खून है तो तुम आधे इंसान और आधे डीमन हो तो तुम अब से इंसानों की तरह नहीं जी पाओगे और इन दोनों की हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने ड्रामा की एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है वॉन जियोंग। ये और वान एक दूसरे की तरफ देखते हैं जहाँ पर वॉन जियोंग को वान को ऐसे देख करके उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मियो स्कूल में आ गई होती है और यहाँ का प्रिंसिपल इससे बहुत ही अच्छे से मिलता है। यहाँ के टीचर्स मियो को कुछ खास पसंद तो नहीं करते पर वहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है जिससे मिलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात में मियो सेक्रेटरी के साथ अपनी उसी फ्रेंड से मिलने जा रही होती है तभी वो ऑनलाइन देखती है कि उसकी आंटी उसी के होटल की CEO बन गई है। उसके बाद उसके पास उसके सेक्रेटरी का फोन आता है जिससे उसने कहा था उन 2 आदमियों के बारे में पता करने के लिए। सेक्रेटरी उससे कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आई है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, आप उसे देखिए। फोटो भेजते ही मियो का मूड अपसेट हो जाता है और वो सेक्रेटरी को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। वो बाहर आकर कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी ना, जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि आप अचानक ऐसे क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि वो आदमियों को कैसे पता लगा कि मैं आर्ट म्यूजियम में हूँ, ये बात तो सिर्फ मेरे और आपके बीच थी ना। कितने पैसे दिए मेरी आंटी ने आपको ये सब करने के लिए। वो उसे फोटोज दिखाती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा अपनी फैमिली और रिलेटिव्स को हेट किया करती थी क्योंकि वो आपकी बेइज्जती करते थे। सिर्फ आप और बटलर चैंग मेरे लिए मेरी फैमिली थे क्योंकि जब भी मुझे कुछ भी होता था सबसे पहले आप परेशान हो जाते थे। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि मैंने आपको कभी भी बिट्रे नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा से उन्हीं की साइड था। जिस बात को सुनकर के मीहो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि ये दुनिया बहुत ही खराब है, वो सिर्फ आपको नीचे ही नहीं गिराना चाहते बल्कि आपके साथ और भी बुरा करना चाहते हैं। आप एक कुएं में रह रही हो जिसकी दुनिया आपको बहुत ही अच्छी लग रही है, उस कुएं से बाहर निकलिए और बाहर आकर देखिए कि ये दुनिया बहुत बड़ी और बहुत ही बुरी है। जिस बात को सुनकर के मीहो को बहुत गुस्सा आता है और वो सेक्रेटरी को उठा करके पटक देती है। वो अपनी कार भी सेक्रेटरी को दे जाती है जिस बात पर सेक्रेटरी को भी बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए उसे कहता है कि ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, मेरे लिए भी बहुत हार्ड था, मैं तुम्हें बताने वाला था पर आई एम सॉरी। ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर्ट होते हैं और हम सेक्रेटरी के पास वही काला धुआं देखते हैं जिससे सेक्रेटरी भी पोजेस हो जाता है। मियो अपने लिए कार मंगाने के लिए बटलर को कॉल करती है बट नेटवर्क चले जाने की वजह से बटलर मियो की बात नहीं सुन पाता। उसके सामने सेक्रेटरी आ जाता है जिससे मियो कहती है कि अब आपको क्या कहना है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती और जहाँ मिहो नोटिस करती है कि सेक्रेटरी डीमन बन गया है। सेक्रेटरी उस पर अटैक करने ही वाला होता है पर वो उसको किक मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत दूर तक भागती है पर डीमन उसका पीछा नहीं छोड़ता और एंड में उसका गला पकड़ लेता है जहाँ पर वान बड़े ही स्टाइल से आता है और डीमन का हाथ काट देता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 2 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।